event partner Lord Shiva International, event partner Chhatrapati Shivaji University, event partner Jasa International, event partner Chandani Hospital, event partner राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा समाज। से सत्र को आगे बढ़ाएंगे। इस सत्र में हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर आर.के. सिंह, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एवं डायरेक्टर ग्लोबस हॉस्पिटल, जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर आर.के. सिंह को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। इन्होंने कानपुर शहर में पहली बार जीरो एरर घुटना प्रत्यारोपण रोबोटिक सर्जरी द्वारा शुरू की है और इसके अतिरिक्त शहरवासियों के लिए हाइपर बेरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी शुरू की, जिससे रिवर्स एजिंग के अतिरिक्त कई असाध्य रोग जैसे सीपी, डायबिटीज, ऑटिज्म, पार्किंसन जैसी बीमारियों का इलाज होता है। इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आयुष। ओवर टू यू आयुष। धन्यवाद ऋतु। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आप लोगों ने पढ़ा होगा या बहुत कुछ आप जानते होंगे, लेकिन इनको असाध्य बीमारियां भी कहा जाता है। लेकिन अगर उस असाध्य बीमारी को भी सही करने का कोई तरीका हो तो मुझे लगता है कि ये सेशन आपके लिए है और आप लोगों को इसको जरूर देखना चाहिए और आप समझेंगे कि आखिर किस तरह से हमारा जो मेडिकल साइंस है वो भी तरक्की कर रहा है और ये जो असाध्य रोग हैं वो कैसे दूर किए जा सकते हैं। डॉक्टर आर.के. सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि रोबोटिक सर्जरी के जरिए आपने जो जीरो एरर घुटना प्रत्यारोपण है उसको शुरू किया है। सर, सबसे पहले आप यही बताएं स्पष्ट शब्दों में कैसी है ये सर्जरी और किस तरीके से आपने इसको शुरू किया, क्या है ये? देखिए, घुटना प्रत्यारोपण उन लोगों को आवश्यकता पड़ती है जिनके घुटने ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया की वजह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या स्टेज 4 गठिया। अभी हम लोगों के एस्टिमेशन के हिसाब से कानपुर इटसेल्फ में 80,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता है। ज़्यादातर मरीज़ ठीक है कानपुर के अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे इन जगहों पे भागते हैं। उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है या कभी लगता है कि यहाँ ज़्यादा अच्छा काम नहीं हो रहा है। इसी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने ये हालांकि ऑपरेशन हम लोग पिछले 25 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने इसमें अपने गैजेट में वर्ल्ड का लेटेस्ट ऑटोमेटिक रोबोटिक नी सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट ऐड किया है। ये हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है और इसमें 1 मिलीमीटर की गलती भी नहीं हो सकती है ऑपरेशन में और रिजल्ट्स आर एक्सेलेंट, वंडरफुल रिजल्ट्स। और इंटरनेशनल मापदंडों के हिसाब से हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कानपुर के नागरिकों को इससे लाभ मिलेगा। सर, थोड़ा सा ये नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताइए, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारे इसको लेकर के मिसकंसेप्शंस हैं और लोगों को ये भी लगता है कि ये बड़ा डेंजरस होता है या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सक्सेस रेशियो नहीं है। तरह तरह के लोग ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं लेकिन वो सफलता उनको मिलती नहीं है या फिर उनको हम ये कहें कि वो रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि सही तरीके का अप्रोच नहीं होता है। तो कैसे हमको ये पता चलेगा कि नहीं अब हमको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, या मतलब कैसे हम लोग इस चीज को गैस करना शुरू करें, या डॉक्टर के पास हमको जाने की आवश्यकता कब है? थोड़ा बेसिक से अगर इसको आप समझाएं। बेसिक चीज़ समझने की है कि हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी बुरी आदत है कि जब तक हमें तकलीफ ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। और ये कंसेप्ट हम लोगों 99% लोगों में है कि कभी वो हेल्थ चेकअप नहीं कराते। यानी अगर हम में से आप में से हम लोग साल 2 साल में एक बार रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं तो हमें पता लग जाए कि हमको ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस समय हमको जो दवाएं देनी है, विटामिन डी देना है, कैल्शियम देना है, एक्सरसाइजें बतानी है, अगर ये कर दिया जाए तो ये बीमारियां नहीं हो। लेकिन एक बार जब ये हो जाती है तो बढ़ती चली जाती है। और नॉर्मली हम लोग के पास पेशेंट जब आते हैं कि उनको बैठ के उठना मुश्किल है, सीढ़ी चढ़ना उतरना मुश्किल है, पहले वॉक पे जाते थे अब दर्द होने लगता है, अब कहीं खड़े हैं तो सब ये सब क्यों होता? मतलब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है या कुछ बॉडी के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है? हाँ। ये इस तरह के डिजीजेस होने के कारण क्या, थोड़ा सा इसको भी साथ में बता दें। हाँ, इन डिजीजेस का होने का मुख्य कारण है हमारा लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल से मतलब है जैसे 70% अर्बन पॉपुलेशन विटामिन डी डिफिशिएंट होती है, हम धूप में नहीं निकलते हैं। नॉर्मली हम फास्ट फूड और आज तक के बाहर के खानों पे ज़्यादा आश्रित होते चले जा रहे हैं, जिसमें बहुत तरह के केमिकल्स और टेस्ट इन्हेंसर्स यूज़ किए जाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अलावा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग गिने चुने लोग हैं, 2% जो एक्सरसाइजेस करते हैं, 90% लोग ना तो डाइट पे ध्यान देते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना कभी रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं,
ये मुख्य कारण है। इसकी वजह से अगर ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आज की डेट में ऐसे लोग हैं जो 30-35 की उम्र में ऑपरेशन लायक हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो सुबह से शाम तक फास्ट फूड खाते हैं, इंडोर में रहते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं हैं, और प्रॉब्लम हो गई है लेकिन काम चल रहा है तो पेन किलर खा के चला रहे हैं। इससे आपने भी देखा होगा कानपुर सेल्फ में लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं। उसकी वजह से आपने देखा हो किडनी लोगों के डैमेज हो रहे हैं। आज से 10 साल पहले किडनी के हॉस्पिटल्स नहीं थे, लेकिन अब रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो आप देख रहे होंगे किडनी और के हॉस्पिटल्स और डायलिसिस के सेंटर खुलते चले जा रहे हैं। तो ये दीज आर द बेसिक रीजंस जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। अच्छा सर, एक चीज और है कि ये जो बेरिक ऑक्सीजन थेरेपी है, HBOT, ये क्या है? और ये भी मैं पढ़ रहा हूँ कि आप लोगों के द्वारा शुरू की गई है, क्या है ये? थोड़ा सा अगर इसको बताएं। देखिए, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब ये है, आपको एक चैम्बर में 100% ऑक्सीजन में वायुमंडल के प्रेशर से 2 से 3 गुने प्रेशर पे 1 घंटे के लिए रखा जाता है। यानी उसका फायदा ये होता है कि जैसे ब्लड में कुछ प्लाज्मा है, कुछ ब्लड सेल्स हैं, उसके तो प्लाज्मा 6% नॉर्मली ऑक्सीजन कैरी करता है, तो इसको हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी में 70% ऑक्सीजन कैरी करने लगता है। यानी आपके शरीर की कोशिकाओं में मेडिकल साइंस के हिसाब से 14 गुना ऑक्सीजन ज़्यादा जाने लगती है। तो जो सेल निष्क्रिय हैं या जिनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कम मिलने से काम नहीं कर रहे हैं, वो सारे काम करने लगते हैं। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कि ये आपकी जो एजिंग क्लॉक है, जो आपके सेल में जीन्स होते हैं, उनकी टेल होती है, इसको टेलोमियर कहते हैं, वो जेनेटिक क्लॉक की लेंथ बढ़ा देता है और ये 37% तक बढ़ा देता है। यानी अगर आपने एट द एज ऑफ 70 ईयर्स 60 सिटिंग्स ली तो आपकी टेलोमियर की लेंथ, बायोलॉजिकल एज आपकी 50 ईयर्स हो जाएगी। तो हेल्थ वाइज आप बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके स्टेम सेल का प्रोडक्शन ये 300 से 400 गुना बढ़ा देता है। स्टेम सेल बीमारियों से लड़ते हैं, हमारी डिजीजेज या हमारे शरीर में जितनी क्षतिग्रस्त चीज़ें हैं उनको रिपेयर करते हैं, उनको बढ़ा देता है। ये और 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें करता है, एंजियोजेनेसिस एंड न्यूरोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है नई धमनियों का बनाना, और न्यूरोजेनेसिस का बनता है नए नर्व सेल्स और उनको बनाना। तो इसका मतलब जो नर्व सेल या ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेज हैं उनमें फ़ायदा करता है, धमनियों से रिलेटेड चाहे वो डायबिटिक फुट हो या डायबिटीज़ वाली डिजीजेज हों उनमें फ़ायदा करता है। तो और इसके अलावा जो ब्रेन से संबंधित असाध्य रोग हैं, अगर जैसे इस्कीमिक सेरेब्रल पैल्सी बच्चों में हो जाती है, ऑटिज्म हो जाता है, ओल्ड एज में लोगों को पार्किंसंस हो जाता है, अल्जाइमर्स हो जाता है, इन सब में ये कारगर है, इन सब में अच्छी तरह कारगर है। और अभी क्योंकि नई थेरेपी आई है, 2 साल से ही इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस हुई है, तो अभी लोगों में अवेयरनेस कम है, लोग कम समझते हैं उसको, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू किया है और उसका लाभ भी उठा रहे हैं। लेकिन अभी इसको किस मतलब किस स्तर पर आप लोग कर पा रहे हैं, और क्या पेशेंट आप लोगों ने ट्रीट किए हैं इस थेरेपी से जो आप बता रहे हैं मुझे? हाँ। और दूसरा ये है कि रिस्पांस कैसा मिला है अभी तक इसका? नहीं, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है और काफ़ी लोगों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हम इसको हर साल थोड़े 20 सिटिंग ले लेंगे या थोड़ा सा और करा लेंगे तो हम एवर यंग बने रहेंगे, ऐसे भी लोगों के हैं। और ख़ास तौर से वो बच्चे जो बोल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, उनमें ये चलना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, पेरेंट्स से कोऑपरेट करना शुरू कर दिया, तो उनके पेरेंट्स बहुत खुश हैं और बच्चे भी तो खुश हैं। अच्छा, इस थेरेपी का प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा इसको बताएंगे? क्या मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है, समय लगता है, हाँ। या एक आध सिटिंग में हो जाता है, क्या प्रोसीजर है? जी। थोड़ा सा अगर इसको समझा दें। इस प्रोसीजर में आपको डेली 1.5 घंटे का समय निकालना होगा और डिजीज़ वाइज इसकी नंबर ऑफ सिटिंग्स और प्रेशर डिफरेंट होते हैं। आमतौर पे मान के चलिए कि आपको मिनिमम 5 डेज ए वीक सिटिंग लेनी होगी, यानी महीने में 20 दिन आपको जाना होगा। और अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग कोर्स है उसका। नॉर्मली अगर आप रिवर्स एजिंग के लिए चाहते हैं तो आपको 3 महीने लगेंगे, 5 डेज ए वीक आना पड़ेगा। और अगर आप जैसे बच्चों में CP या ऑटिज्म है तो इनमें मिनिमम 42 महीने लगेंगे और डेली आपको 1 से 1.5 घंटे हफ्ते में 5 दिन आना होगा।
रिवर्स एजिंग के बारे में भी लोग मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा और समझना चाहेंगे क्या है और इससे क्या जो इम्पैक्ट है वो होता है। और एक चीज और लोग इसके साथ समझना चाहते हैं कि जब इस तरह का कोई भी हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट या कोई साइड इफेक्ट या इस तरह की भी चीजें या कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है इस दौरान ट्रीटमेंट के दौरान। हाँ, बेसिकली जैसे आपका लास्ट सवाल था कि इसके कोई साइड इफेक्ट है वो हैं, तो मोटे तौर पर समझ लें बिना ऑक्सीजन के हम और आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। सिर्फ हमने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन और प्रेशर को बढ़ा दिया है। इसमें 2-3 कंडीशंस हैं जिनमें ये नहीं दिया जा सकता, जैसे एपिलेप्सी के मिर्गी के पेशेंट्स हैं या लंग डिजीज ऐसी है जिसमें लंग को पंचर होने का डर है। इस तरह की 2-3 कंडीशंस हैं जिनमें नहीं दिया जा सकता, बाकी सब में दिया जा सकता है। साइड इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट की इंडिविजुअल टॉलरेंस, कुछ लोग एकदम से ज़्यादा प्रेशर नहीं टॉलरेट कर पाते, तो उनमें हम लोग ग्रेजुअली, जैसे फर्स्ट सिटिंग में हमने कम रखा, फिर सेकंड में बढ़ाया, थर्ड में बढ़ाया, तो जैसे बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है। अदरवाइज एज सच ऑक्सीजन से, आप भी समझते हैं ऑक्सीजन देने से किसी को नुकसान नहीं होगा, तो ऐसा किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। अच्छा, अब एक बार फिर से नी रिप्लेसमेंट पे आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहुत कॉमन हो गया है आजकल और स्पेशली हम लोग देखते हैं कि वुमेन्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, खासतौर से नी से रिलेटेड। इसके पीछे का क्या कारण है? ये सही कहा, 70% मरीज घुटने प्रत्यारोपण के वीमेंस होती हैं, यानी लेडीज होती हैं। उसका 2 मुख्य कारण होते हैं। नंबर 1, लेडीज में विटामिन डी और कैल्शियम डिफिशियंसी ज़्यादा होती है 40-45 प्लस में। जैसे ये लोग मेनोपॉजल एज में पहुंचते हैं तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। नॉर्मली लेडीज़ वो सप्लीमेंट्स नहीं लेती हैं और उनमें विटामिन डी कैल्शियम डिफिशियंसी होने से बोन्स वीक हो जाती हैं और फिर वो घिसना या दबना या माइक्रो फ्रैक्चर्स होना ये शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हम लोग जब लेडीज़ कम एज में भी आती हैं तो वी ट्राई टू एजुकेट देम, उनको अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि आपको ये लाइफ स्टाइल है तो आपको मिनिमम इतना सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और इस एज में ज़रूर लेने चाहिए। ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले आपने कहा कि हमारा जो लाइफस्टाइल है या हमारा अब इस समय जिस तरीके का पैटर्न हो गया है, एक तो विटामिन डी की कमी हम लोग देख रहे हैं बड़ी कॉमन हो गई। लोग एसी से निकलते हैं, एसी में जाते हैं, सारा दिन उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, बाहर का वर्क अब उस तरीके का लोगों का है नहीं। दूसरा ये है कि कैल्शियम डिफिशियंसी भी लोगों को देखने को मिलती है। डॉक्टर के पास ना जाएं या वो नौबत ना आए कि मुझे नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? बेसिक बातें क्या है जिसका हम लोग ध्यान रखें कि कम से कम हमको इस सिचुएशन तक ना पहुंचे कि हमको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़े? बेसिक चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे मिनिमम 20 मिनट्स सन एक्सपोजर विद ओपन आर्म्स लिम्स, यानी हाथ पैर खोल के 20 मिनट डेली सन एक्सपोजर आपका होना चाहिए, चाहे आप मॉर्निंग में 7 बजे वॉक कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो। सिमिलरली अगर आपको मसल एंड बोन्स को फिट रखना है तो उसके लिए मिनिमम 20 to 25 मिनट्स किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, जिसमें रेजिस्टिव एक्सरसाइज या हल्के से वेट्स या डंबल्स का भी होना ज़रूरी है। अदरवाइज मसल गेन और बोन गेन कम होता है, तो ये एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए। रहा खाने के विषय में, तो खाने के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा खाना है उसका मिनिमम 30% कच्चा होना चाहिए। कच्चा इन द सेंस कि मुझे चाहे उसमें फ्रूट्स होने चाहिए, सलाद होनी चाहिए, अंकुरित दालें होनी चाहिए, तो ये हमारे खाने का एक मुख्य हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। और जब भी कभी हम बाहर खाते हैं और बहुत गरिष्ठ भोजन, बहुत वैसे मसाले और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, तो नेक्स्ट 1-2 मील हम लोगों को बहुत वैसे कर देना चाहिए जिसमें तली भुनी चीज़ें और बड़ा सादा सा खाना खाना चाहिए। ये खाने में ध्यान रखें, सन एक्सपोजर का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो मुझे लगता है इन चीज़ डेफिनेटली इनमें बहुत कमी आ जाएगी। अच्छा, नी रिप्लेसमेंट में तो मतलब जो आपकी जो थेरेपी है उसके सक्सेस रेशियो के बारे में थोड़ा सा बताएं। और दूसरा ये कि क्या उसमें भी कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं ड्यूरिंग द थेरेपी, या किस तरीके से आप लोग ट्रीट करते हैं पेशेंट को? थोड़ा सा अगर इसको और विस्तार से बता पाएं। नी रिप्लेसमेंट के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि हाई प्रिसीजन डिमांडिंग ऑपरेशन है और इसमें 1 मिलीमीटर की गंदी या 1 मिलीमीटर सॉफ्ट टिश्यू रिलीज में गलती हो गई, मोनी कट में गलती हो गई, तो रिजल्ट्स कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में फेलियर हो जाती है। इसी वजह से जैसे रोबोटिक सर्जरीज और ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी लोग सर्जरी कराएं
वो ये पता कर लें कि इस हॉस्पिटल में ये डॉक्टर्स रेगुलर बेसिस पर सर्जरी करते हैं, तभी उनको वो रिजल्ट मिल पाएंगे। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल होता है। अगर नॉर्मली जैसे हम लोग ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन की दो विधियां होती हैं। एक विधि होती है जिसमें बिना मांसपेशियों को नहीं काटते हैं, लिगामेंट्स को नहीं काटते हैं, हड्डी में कोई बोन बॉक्स या खांचा भी नहीं काटते हैं, सिंपली आपकी खराब सतहों को हटा के रिप्लेस कर देते हैं। दूसरी टेक्निक होती है जिसमें मसल काटते हैं, लिगामेंट काटते हैं और बोन बॉक्स भी काटते हैं। वो क्रूड सिस्टम है और पुराना सिस्टम है, तो अभी भी बहुत से लोग उस सिस्टम से कर रहे हैं, तो उनमें रिकवरी टाइम बढ़ जाता है। तो लिहाजा हम लोगों को CR नीज कराने चाहिए, और अगर जीरो एरर टेक्निक से कराते हैं तो दैट इज़ वंडरफुल। रही इसकी बात रिजल्ट्स की बात, तो ये भी समझने की बात है। मान लीजिए आपको हमने एट द एज ऑफ 70 ईयर्स कहा कि आपका घुटने ऑपरेशन के लायक हो गए, ना भी डॉक्टर साहब चलने दीजिए, अभी नहीं कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे। एट द एज ऑफ 78 ईयर्स या 88, जब आप एक रूम से दूसरे रूम या बाथरूम नहीं जा पाते हैं, तब आप सर्जरी कराने आते हैं। तो आप समझने की कोशिश करें, उस 8 या 10 साल में आपकी मांसपेशियां भी वीक हो गई, लिगामेंट्स भी वीक हो गए, बोन और डिफॉर्म हो गई, और आप चाहते हो कि नेक्स्ट डे ऑपरेशन के नेक्स्ट डे आप दौड़ने लगो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो लिहाजा सर्जरी को टाइमली कराना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत लेट सर्जरीज कराएंगे तो रिजल्ट कंप्रोमाइज़ होते हैं या उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन टाइमली सर्जरी करा ली जाए, क्योंकि आज के दिन ऐसे अच्छे इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं जो आराम से 30 साल, 40 साल, इवन 50 साल तक चलते हैं। तो हाई जीरो फ्रिक्शन इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं। इन इम्प्लांट्स को देखते हुए तो हमको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। ऐसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक 30 ईयर्स का लड़का है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसका नी डैमेज हो गया, फिर वो उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, डिफॉर्मिटी हो गई, और वो लंगड़ा के चलता है। ठीक है, लंगड़ा के चलने में लॉन्ग टाइम में उसका हिप भी खराब होगा, उसका स्पाइन भी खराब होगा। अगर हम उसी एज में एट द एज ऑफ 30 ईयर्स हम एक ऐसा इम्प्लांट लगा दें जो 50 साल उसको ठीक रखेगा, तो 50 साल वो नॉर्मल हो गया, उसका मूवमेंट नॉर्मल हो गया, भागना दौड़ना नॉर्मल हो गया, नॉर्मल लाइफ स्टाइल हो गई। तो 50 साल बाद यानी 80 साल या 70 साल की उम्र में अगर हम रिवीजन करते हैं, तो अब रिवीजन सर्जरी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। उस एज में हम पुराने इम्प्लांट्स को हटा के नए इम्प्लांट से प्रत्यारोपित कर देते हैं, तो ये भी संभव है। तो लिहाजा हमको डरना नहीं चाहिए। रही खतरों की बात या रिस्क की बात या कॉम्प्लिकेशन की बात, तो जैसे एक छोटे ऑपरेशन में, फोड़े के ऑपरेशन में, हड्डियाँ के ऑपरेशन में रिस्क होता है, वैसा ही रिस्क इसमें होता है। लेकिन सर्जिकल आजकल ये ओल्ड एज के पेशेंट्स में कोई ना कोई बीमारियां रहती हैं, तो इतना प्री ऑपरेटिव वर्कअप, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसको अवॉइड करना इसको कहीं ना कहीं और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता है, इसलिए उसको जब भी डॉक्टर आपको बोल रहा है या सजेस्ट कर रहा है, आपको तुरंत इसको ट्रीट कराना चाहिए, अवॉइड ना करें। हाँ डेफिनेटली, मैं यही बता रहा हूँ आपको कि सर्जरी को ज़रूरत से ज़्यादा डिले ना करें या उस हद तक ना पहुँचें कि आपको 4 कदम भी चलना मुश्किल हो जाए। तो उसको टाइमली करा लें तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। हाँ, और ये बहुत सेफ सर्जरी है, इसमें बेहोश नहीं करते हैं, पैर सुन करके ऑपरेशन होता है। इवन ऑपरेशन के दौरान एक मशीन से पैर का खून का सर्कुलेशन थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। तो ब्लडलेस सर्जरी है, पेनलेस सर्जरी है, एनेस्थीसिया दिया नहीं जाता है, कोई रिस्क नहीं है। तो इन दोज टर्म्स इट इज़ अ वेरी सेफ टेक्निक, इट्स अ वेरी सेफ टेक्निक। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल लास्ट सवाल मेरा ये है कि जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं या जिनको नी की प्रॉब्लम है, उनके लिए आप क्या अभी इस समय सजेस्ट करेंगे या उनको क्या आप एडवाइस देना चाहें? देखिए, घुटने की गठिया अगर आपको या किसी भी व्यूअर को है, तो मैं यही चाहूँगा कि एक तो समझ लिए घुटने की गठिया की 4 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। चारों अवस्थाओं में अलग अलग इलाज होता है। पहली अवस्था में इंजेक्शन लगता है, दूसरी अवस्था में दूरबीन वाला ऑपरेशन होता है, तीसरी अवस्था में कैलिप्सो डिवाइस लगती है, फोर्थ स्टेज में नी रिप्लेसमेंट होता है। तो सिंपली अगर आपको घुटने से संबंधित कोई भी तकलीफ है, तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा के प्रॉपरली आप एसेस करा लें कि एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। इसको टालें नहीं, डिले नहीं करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू अपना समय निकालने के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कौन कहता है रम्मी किसी स्पोर्ट से कम है?